हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर बात करी थी। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से हम कंपनी अकाउंट्स के ऊपर वीडियोज़ बनाने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अब हम सीरीज़ बनाने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स के ऊपर, ये आपको अच्छी लगेगी। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको कैरेक्टराइज़ करते हैं, ये जो कंपनीज़ होती हैं कितनी तरह की होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होती है और इसकी कौन-कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफ़रेंस शेयर्स ये क्या होते हैं और ये कैसे एक-दूसरे से डिफ़रेंट होते हैं। और एंड में हम बात करेंगे कि ये जो शेयर्स हैं ये इश्यू कैसे किए जाते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कंपनी की, कि कंपनी क्या होती है और इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। सो अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हमने प्रोप्राइटरशिप देखी थी, जिसको सोल ट्रेडर भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस को ओन करता है। फिर हमने पार्टनरशिप डिस्कस करी, जिसमें मोर देन वन पार्टनर्स होते हैं और वो बिजनेस को रन करते हैं। अब ये जो थर्ड फॉर्म है विच इज़ नोन एज अ कंपनी, इस फॉर्म में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टनर्स आ जाते हैं। Now, if the number of the partners is less than 50, then one can have partnership if he or she wishes. But अगर नंबर 50 से क्रॉस करता है तो देन कंपल्सरीली कंपनी हैज़ टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इट्स कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स कॉल्ड शेयर होल्डर्स। अब ये नई नई टर्मिनोलॉजीज आपको आएंगी कंपनी के केस में। तो जो कंपनी के पार्टनर्स होते हैं उनको पार्टनर्स वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है वर्ड या तो मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स। ठीक है, हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स होते हैं और वो शेयर होल्डर्स ही ओनर्स होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं। बट नाइदर इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी नॉर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल। तो देखिए, इतने सारे क्योंकि मेंबर्स होंगे या ओनर्स होंगे, तो इतने सारे ओनर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट में कि क्या क्या कंपनी कैसे रन होगी। इस तरह के डिसीजन जनरली एक या दो या तीन कुछ सिलेक्टेड लोग ही ले सकते हैं। अगर हर ओनर आके कहे, क्योंकि कंपनी के तो लाखों करोड़ों में ओनर्स हो सकते हैं बिकॉज दे हैव सो मैनी शेयर होल्डर्स, तो इसीलिए इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वायबल that everybody should participate. So therefore they elect a board of directors as their representatives to manage the affairs of the company. अब क्योंकि सारे जो मेंबर्स हैं वो तो आके डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कंपनी के डिसीजंस लेंगे, क्योंकि हर कोई नहीं आके डिसीजन ले सकता है। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो सारे लोग होंगे जो जिनका कंपनी में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। जैसे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे 3-4, वो इसके अंदर होंगे क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है। प्लस कंपनी के अगर कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो हो सकते हैं, प्लस कंपनी के कुछ की एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं कि कंपनी कैसे रन होगी। Generally, a managing director or chief executive officer is appointed by the board of directors to manage the day-to-day affairs of the company. अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये भी रोज़ नहीं मिलते हैं या रोज़ ऑफिस नहीं आते हैं, ये मिलते हैं मे बी वंस इन अ मंथ, वंस इन अ क्वार्टर, समटाइम्स वंस इन अ हाफ ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जो डेली के डिसीजंस होते हैं या जो रोज़ ऑफिस आके उसको मैनेज करना है, वो सारे काम या तो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है, कई बार दोनों भी होते हैं और कई बार एक ही बंदा ये दोनों पोजीशंस ले लेता है, जिसको हम सीएमडी भी कह देते हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही एक पार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम डायरेक्टर होता है, बट ये मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मतलब ये ही इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली टेकिंग द डिसीजंस। सीईओ जो होता है वो कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है, हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय कह सकते हैं या सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है जो कंपनी को एक्चुअल में रन करता है। ठीक है,
तो जितनी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी होती है जिसमें ओनर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ पे सीईओज होते हैं, और जहाँ पे ओनर्स खुद इन्वॉल्व होते हैं वो एमडी बन जाते हैं और कंपनी को रन करते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसके लिए इसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, जो जैसे मैंने बताया डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी दे मीट। नाउ कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो रेगुलेट करता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ए कंपनी के बारे में कि कंपनी के ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं जो उसको डिफरेंट बनाते हैं सोल ट्रेडर से या फिर पार्टनरशिप से। तो सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है कि कंपनी जो है वो एक इंडिविजुअल है, एक अलग पर्सन है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट इट हैज गॉट इट्स ओन लीगल एंटिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब मेंबर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग मानी जाती है। ठीक है, इट कैन होल्ड एंड डील विद एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो इट कैन डील जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, इट कैन इवन ओन प्रॉपर्टी, it can enter into contracts and even open a bank account in its own name। तो क्योंकि एक अलग एंटिटी है, लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो इसीलिए ये अपने बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर भी कर सकती है, बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकती है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ये तो था पहला पॉइंट। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, विच इज लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी प्रोसेस क्या होती है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ उतनी ही है जितनी उनकी अमाउंट अनपेड है, जितने शेयर्स उन्होंने होल्ड किए हैं। मतलब अभी एक छोटी सी एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू का है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, फेस वैल्यू क्या होती है वगैरह। अब 10 रुपये की वैल्यू का शेयर है जिसमें से कंपनी ने अभी तक सपोज 6 रुपये मांग रखे हैं। अब कंपनी बंद होने जा रही है तो अभी इस पे 4 रुपीज़ पेंडिंग है। कंपनी चाहे तो ये 4 रुपीज़ मांग सकती है। तो ये जो 4 रुपीज़ है, किसी भी मेंबर की लाइबिलिटी पर शेयर इस 4 रुपीज़ तक ही लिमिटेड है। मतलब अगर कहीं कंपनी को मेजर लॉस हो जाता है तो मेंबर सिर्फ और सिर्फ अपने 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पेमेंट करेंगे कंपनी को। बाकी सारा जो भी पैसा होगा वो कहीं और से जनरेट करना पड़ेगा, या नहीं होगा तो वो इंसॉल्वेंसी में आ जाता है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, उसके पास पैसे देने के लिए नहीं है। बट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मेंबर्स आर ओनली लायबल फॉर दीज 4 रुपीज। क्लियर? Now, in the case of companies limited by guarantee, the liability of its members is limited to the extent of guarantee given by them in the event of the company being wound up। अभी हम टाइप्स ऑफ कंपनीज में पढ़ेंगे। दो तरह की कंपनीज हो सकती हैं, एक लिमिटेड लाइबिलिटी की मतलब एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एक होती है गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब यह है कि जब किसी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं होती है, कुछ ऐसी कंपनीज भी फॉर्म की जाती हैं जहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं होती है। ठीक है, तो उस तरह की कंपनीज में लाइबिलिटी तो होनी चाहिए। तो लाइबिलिटी जो है वो होती है जो उन्होंने गारंटी दे रखी होती है। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो हर कोई गारंटी देता है कि इतने अप टू इतनी अमाउंट तक वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो अगर कंपनी वाउंड अप होती है, बंद होती है, तभी वो जितने भी मेंबर्स हैं वो जितनी गारंटी दी है उतना पैसा उनको देना पड़ता है। ठीक है, बट उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझते हैं, बाकी फिर आगे बात करेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है परपीचुअल सक्सेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंपनी के केस में। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है इनफाइनाइट लाइफ। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये मर तो सकता नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इट विल कंटिन्यू टू लिव फॉर एवर। तो ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस ऑफ इट्स मेंबरशिप। तो हमने पहले पॉइंट में क्या कहा कि मेंबर्स आर डिफरेंट एंड कंपनी इज डिफरेंट। तो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, तो ये मेंबर्स जो है ये दे कैन चेंज हैंड्स। मतलब ये आज मेंबर ए है, कल बी हो सकता है, परसों सी हो सकता है, या मल्टीपल। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एक शेयर होल्डर ए है, वो अपने शेयर बी को बेच सकता है, बी सी को बेच सकता है। तो ये मेंबर चेंज हो सकते हैं बट कंपनी विल रिमेन एज सच। ठीक है,
अ कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली थ्रू लॉ। अब क्योंकि ये मर तो सकती नहीं है, तो इसीलिए इसको अगर क्लोज करना है तो सिर्फ लॉ के थ्रू ही इसको क्लोज किया जा सकता है। द डेथ और insanity और insolvency of any member of the company in no way affects the existence of the company। फिर वही पॉइंट आ गया कि कंपनी डिफरेंट है, मेंबर डिफरेंट है, तो अगर कुछ इंडिविजुअल मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर्स की डेथ हो जाती है, वो इनसेन हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उससे कंपनी की लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। होगा सिर्फ इतना कि जो उनके शेयर्स हैं, जो उनकी ओनरशिप है, वो किसी और को ट्रांसफ़र होगी। ठीक है? एंड लास्ट पॉइंट, मेंबर्स मे कम एंड गो बट द कंपनी कंटिन्यूज। तो जैसे मैंने अभी ये बताया कि एक बी को बेच सकता है, बी सी को बेच सकता है, तो मेंबर्स मे कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी विल रिमेन देयर। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है कॉमन सील की। अब कॉमन सील क्या है? द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ। तो जैसे हम नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, हम सिग्नेचर्स करते हैं जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में हमें साइन करना होता है या हमें बाइंड करना होता है अपने आप को, तो हम उस पर सिग्नेचर्स करते हैं। बट कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो तो साइन कर नहीं सकती, तो देयरफॉर every company is required to have its own seal which acts as official signature of the company। तो क्या होता है, कंपनी को सील बनानी पड़ती है। अगर आपने देखा हो मोटा मोटा इस तरह से नाम लिखे होते हैं कंपनीज के आगे, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो इस कॉमन सील को यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर्स। तो जैसे हम सिग्नेचर्स करते हैं उसकी जगह पे स्टैंप लगती है और डायरेक्टर के साइन होते हैं, देन इट एक्ट्स एज अ signature of the company। Now, any document which does not carry the common seal of the company is not binding on the company। तो जैसे अगर हम साइन नहीं करते हैं तो जो मर्जी लिखा हो वो हमारे हम पे हमको बाइंड नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर कंपनी की सील नहीं लगी है तो कोई भी डॉक्यूमेंट उस कंपनी को बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई होप ये सिंपल पॉइंट था, आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमन सील सिग्नेचर्स की तरह काम आती है कंपनी के केस में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में अब हम बात करेंगे। नाउ द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये भी अब हम बात करेंगे थोड़ी देर में कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है। बट एनीवे देयर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसका मतलब है जैसे मैंने बताया था, ए से बी को, बी से सी को, ये जब चाहें अपने शेयर सेल कर सकते हैं, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करके। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। The permission of the company or the consent of any member of the company is not necessary for the transfer of shares। जैसे मैंने बताया ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ना कंपनी की कॉन्सेंट की ज़रूरत है, ना ही किसी मेंबर के कॉन्सेंट की ज़रूरत है। बट द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कैन प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विल बी मेड। अब आपको आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी के बारे में पढ़ने को मिला है, तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएंगे क्या होते हैं, बट मैं अभी आपको ब्रॉडली समझा देता हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लॉजेज होती हैं। ठीक है, जैसे कंपनी का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, वो बिजनेस क्या करेगी, तो एक कंपनी के बारे में डिटेलिंग होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डिफाइन करता है कि कंपनी के जो लोग हैं, जो कंपनी के इंटरनल मेंबर्स हैं, उनका आपस में रिलेशन कैसा होगा। ठीक है, या इंटरनल सिस्टम्स कैसे होंगे, ये डिफाइन करती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ डिफाइन किया गया है प्रोसीजर कि कंपनी में कि जो शेयर्स होंगे वो इस तरह से ही ट्रांसफ़र होंगे, तो देन दैट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द कंपनी मेंबर्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही ठीक है, बाकी जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो इस मेरे पूरे पॉइंट का मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ कि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ मे स्यू और मे बी स्यूड। इसका मतलब होता है कि अगर, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो चाहे तो किसी पे कोर्ट केस कर सकती है और कोई इंडिविजुअल भी इन पे कोर्ट केस कर सकता है। ठीक है, कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स अगेंस्ट अदर्स। इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स नेम इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी। ठीक है, सिंपल है कि आप कंपनी भी केस कर सकती है क्योंकि ये लीगली एग्जिस्ट करती है, और थर्ड पर्सन भी कंपनी पे केस कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। तो कंपनीज को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम बांटेंगे। एक ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ना। उसमें पहली कैटेगरी आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि इसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड अमाउंट on the shares. Now, in this case, the liability of its members is limited to the extent of the nominal value of shares held by them. ठीक है, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि फेस वैल्यू का मतलब होता है जो शेयर के ऊपर लिखा होता है कि ये कितने का शेयर है, कितनी इसकी एक्चुअल में फेस वैल्यू है, फेस के ऊपर लिखी हुई है। तो नॉर्मली शेयर्स या तो 1 रुपए के हो सकते हैं, 5 के हो सकते हैं, 10 के हो सकते हैं, 100 के हो सकते हैं, 1000 का भी हो सकता है। ये फेस वैल्यूज़ होती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी फेस वैल्यू रखना चाहते हैं। जनरली जो एक्सेप्ट की जाती है मार्केट में, जब स्टार्ट करती है कंपनी तो 10 रुपये से स्टार्ट करती है जनरली। ठीक है, तो अब ये जो फेस वैल्यू है, इतना पैसा जो है कंपनी अपने मेंबर से मांग सकती है। अगर मेरे पास एक शेयर है और अगर फेस पे वैल्यू उस शेयर की 10 रुपये है, तो कंपनी मेरे से मैक्सिमम 10 रुपीज़ ले सकती है फॉर दैट शेयर। अब ये हो सकता है कि कंपनी को इमीडिएटली इतनी ज़रूरत ना हो पैसों की, तो वो इनिशियली मे बी 2 रुपये मांगे, फिर जब थोड़ा सा बिजनेस और एक्सपैंड हो तो 2 रुपये और मांग ले। इस तरह से पार्टली धीरे धीरे करके कंपनी पैसे मांग सकती है। तो मेरे जितने भी पैसे कंपनी को मैं दे चुका हूँ और जितने पैसे अब बच गए हैं, अब वो जो बच गए हैं, जैसे इस केस में सपोज कंपनी ने सिर्फ 4 रुपीज़ अभी तक मांगे, तो 6 रुपीज़ आर स्टिल पेंडिंग विच आई एम सपोज टू पे टू द कंपनी। तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ इन 6 रुपीज़ तक ही है, तो कंपनी मेरे से 6 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकती है। तो इस तरह की कंपनीज को हम कहते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी शेयर्स की वैल्यू पे डिपेंड करती है। If a member has paid the full amount of the shares, there is no liability on his part whatsoever, may be फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। तो अगर ये 10 के 10 कंपनी मेरे से ले चुकी है या शेयर होल्डर से ले चुके हैं, तो उसके बाद अब उस मेंबर की कोई लायबिलिटी नहीं है। ही नीड नॉट पे अ सिंगल पैसे फॉर हिज प्राइवेट फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जैसे पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर के केस में क्या होता है, उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर उनके बिजनेस के एसेट्स सफिशिएंट नहीं होते हैं तो उनके प्राइवेट एसेट्स भी यूज़ होते हैं। बट कंपनी का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कंपनी के केस में उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहती है, उनकी लायबिलिटी सिर्फ अनपेड अमाउंट तक रहती है। However, if there is any liability involved, it can be enforced during the existence of the company as well as during the winding up. तो जो भी लाइबिलिटी बच गई है, जैसे सपोज हमने 6 रुपये भी देने हैं, तो ये कभी भी कंपनी मांग सकती है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी मांग सकती है या फिर वाइंडिंग अप के टाइम मांग सकती है, जब कंपनी ने क्लोज करना है और उसके जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे करनी है, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपका। तो ये पहली टाइप ऑफ कंपनी की वो कंपनीज होती हैं जिसमें गैर जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, यानी उनकी लायबिलिटी शेयर्स की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, शेयर्स की फेस वैल्यू पे। दूसरी कंपनी आ जाती है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसमें भी हमने डिस्कस कर लिया कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, वो लिमिटेड होती है up to the amount they have undertaken to contribute in the event of the company being wound up। तो जब कंपनी बंद होगी तब अगर पैसे की ज़रूरत होगी तब वो इतना पैसा दे सकते हैं, मैक्सिमम इतना देंगे, उतने तक की लाइबिलिटी रहती है। Thus the liability of the members will arise only in the event of its winding up। तो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही लाइबिलिटी आती है। अब थर्ड टाइप ऑफ कंपनी जो इस कैटेगरी में आती है वो आती है अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज का मतलब है कि इसमें लाइबिलिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। प्रैक्टिकली ये कंपनीज फॉर्म नहीं होती हैं क्योंकि कंपनीज का मेजर एडवांटेज ये होता है कि उनकी लाइबिलिटीज़ जो है लिमिटेड होती है, इसीलिए लोग कंपनी के फॉर्म में जाते हैं। सो व्हेन देयर इज़ नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, द कंपनी इज कॉल्ड एन अनलिमिटेड कंपनी। व्हेन द कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेट, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका रीज़न क्या है कि ये कंपनी नहीं बनती नॉर्मली, क्योंकि इसमें अगेन सेम चीज़ हो जाती है, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, तो उनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ हो सकती हैं।
तो ये क्लॉज की वजह से इस तरह की कंपनीज नहीं होती हैं. इन अदर वर्ड्स, द क्रेडिटर्स कैन क्लेम देयर ड्यूज फ्रॉम इट्स मेंबर्स. सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन दो परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट. ठीक है, आपको क्लियर हो ही क्या होगा ये पॉइंट. अब आती है दूसरी टाइप की कंपनी, इस कैटेगरीज की कंपनी जिसमें पर्सन पे डिपेंडेंट होती है, नंबर ऑफ मेंबर्स पे. तो उसमें सबसे पहले आती है वन पर्सन कंपनी. ये 2013 में अमेंड करके कंपनीज एक्ट में ये इस तरह की कंपनी बनाई गई, मतलब अप्रूव की गई है. नाउ दिस इज अ कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62, दिस इज अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर. तो ये एक्सेप्शन है कि जिसमें वन मेंबर कंपनी हम या वन पर्सन कंपनी बना रहे हैं. एंड रूल 3 ऑफ द कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014 प्रोवाइड्स दैट only a natural person being an Indian citizen and a resident in India can form one person company. तो ये वन पर्सन कंपनी कौन लोग बना सकते हैं? तीन क्लॉजेज हैं. पहले तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, यानी ओनली ह्यूमन बींग्स कैन फ्रेम दीज कंपनीज. कंपनीज नहीं फ्रेम कर सकती, या कोई और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अदर फॉर्म्स ऑफ पर्सन ये कंपनी नहीं बना सकते. सेकेंड रिस्ट्रिक्शन क्या है? Indian citizen. The person who wants to make this OPC या one person company should be an Indian citizen. और थर्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? He or she should be resident in India. ठीक है, तो यही लोग ये कंपनी बना सकते हैं. नेक्स्ट, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़. तो ये जो कंपनी बनेगी, ये NBFCs जिसको हम क्या देते हैं, वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं. इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 lakhs. तो ये पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे. बट ये जो ब्रॉडली ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड लास्ट, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द 3 years डज नॉट एक्सीड ₹2 crore. मतलब 3 सालों का टर्नओवर इसका 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एवरेज. ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशंस क्लॉजेस कंप्लीट होती हैं, तभी वन पर्सन कंपनी कैन बी फ्रेम्ड बाय अ पर्सन. ठीक है, अब आगे चलते हैं. दूसरी कंपनी आ जाती है जो जनरली यूज़ में आती हैं, वो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन है? अ प्राइवेट कंपनी इज़ अ वन विच इट्स बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो मैंने बताया था एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मेंबर्स का या इंटरनल लोगों का रिलेशनशिप डिफाइन करता है. तो ये क्या कह रहा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होगी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स. तो पहला पॉइंट कि वो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है कि कोई भी पैसा किसी को भी, मतलब अपने शेयर किसी को भी बेच दिए. पहली बात. सेकंड, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 persons एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी. तो मिनिमम मेंबर जो रिक्वायर्ड हैं वो 2 हैं. 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए, अनलेस इट इज़ अ वन पर्सन कंपनी. एंड थर्ड, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज़. और मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है वो 200 ही हो सकता है, उसमें एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड नहीं होते. मतलब एम्प्लॉयज़ तो कितने भी हो सकते हैं, बट जो एक्चुअल में मेंबर्स हैं उनके, वो मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 कैन बी देयर. तो अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा के अगर आप कंपनी फॉर्म करते हैं, तो देन इट इज़ टर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अब थर्ड कंपनी की तरफ चलते हैं, विच इज़ नोन एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ए इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड बी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. तो इसकी 2 डेफिनेशंस आ गई. सबसे पहली डेफिनेशन कि अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पहला पॉइंट. दूसरी बात, दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़ का. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ. होल्डिंग कंपनी वो होती है जो एटलीस्ट 51%, मतलब मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, जिसका मेजर कंट्रोल जो होता है इस कंपनी का, जिसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, इसका मेजर कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के पास हो. तो जनरली कंट्रोल कैसे हो सकता है? या तो मोर देन 50% शेयर होल्डिंग जो कंपनी की है वो इस कंपनी के पास हो. तो उससे क्या होगा? इसके सारे डिसीजंस जो होंगे सब्सिडरी कंपनी के, वो होल्डिंग कंपनी ही ले सकती है, क्यों? 51% है, बाकी लोग अगर अलग से भी कुछ करना चाहें तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसकी है. इसीलिए इसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी. लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं ये कंट्रोलिंग कंपनी होती है और ये कंट्रोल्ड कंपनी होती है. तो इस पॉइंट में क्या लिखा है
कंपनी विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये इसकी होल्डिंग कंपनी है। तो अगर ऐसा केस होगा तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं मानी जाएगी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही मानी जाएगी। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर किसी कंपनी को कंट्रोल करती है, ठीक है? कंट्रोल करना मतलब वो होल्डिंग कंपनी है उसकी, तो उसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज़ होंगी वो भी सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ ही होंगी। ठीक है? तो ये तो होगी टेक्निकल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड होती है या जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शेयर कैपिटल एंड इट्स कैटेगरीज़ के बारे में। Now, since the number of shareholders is very large, a separate capital account cannot be opened for each one of them. तो अभी तक हमने क्या देखा, प्रोप्राइटरशिप में हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पार्टनर्स हो गए तो जितने हमारे पार्टनर्स होते थे उन सब के नाम पे कैपिटल अकाउंट बनते थे। लेकिन अब क्या होगा, अभी इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कि इन सब के नाम पे सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल है। Hence, a common capital account called as share capital account is opened in the books of accounts. तो अब इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट नहीं खुलते हैं, एक सिंगल अकाउंट खुलता है विच इज़ नोन एज शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब भी पैसा आता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, जब जाता है तो इसी अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है? अब बारी आती है कि ये इनकी कैटेगरीज क्या होती हैं। तो ये जो शेयर कैपिटल हमने वर्ड यूज़ किया, अब इसको अलग अलग कैटेगरीज क्या होती हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। क्या क्या हो सकती हैं वो? ऑथोराइज्ड कैपिटल हो सकती है, इशूड कैपिटल हो सकती है, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, रिजर्व कैपिटल। तो कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल की, कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। Authorized capital is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association. मतलब ये वो अमाउंट है जो पूरी लाइफ टाइम में, until and unless it is changed, पूरी लाइफ टाइम में जो कंपनी इशू कर सकती है, टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। मैंने आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये डिस्कस किया था। एमओए में मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, नेम, एड्रेस। तो उसमें से एक क्लॉज होती है शेयर कैपिटल की, कि कितनी शेयर कैपिटल मैक्सिमम ये कंपनी रेज कर सकती है। तो वो जो मैक्सिमम कैपिटल जो इसके अंदर डिफाइंड है, जो वो रेज कर सकती है, उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है? क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने इतनी कैपिटल ऑथराइज कर रखी है कंपनी को। द कंपनी कैनॉट इशू मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी इस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट इशू नहीं कर सकती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल भी कह देते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कह देते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह देते हैं। The authorized capital can be increased or decreased as per the procedure laid down in Companies Act. तो अगर हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अमाउंट लिख दिया है तो उसको चेंज किया जा सकता है बाय फॉलोइंग द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोसीजर्स। ठीक है? लेकिन जब तक उसके अंदर जितनी अमाउंट लिखी है उतनी ही ऑथराइज्ड है। Now, depending upon its requirements, it may issue share capital, but in any case, it should not be more than the amount of authorized capital. तो मतलब कंपनी को, जैसे मैंने बताया, जब जब जितनी ज़रूरत होती है उतनी उतनी वो इशू कर सकती है, बट जैसे मैंने बताया इट कैन नॉट बी मोर देन ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है? तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्लियर हो गया आपको, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। फिर आती है इशूड कैपिटल। Now, it is that part of the authorized capital which is actually issued to the public for subscription, including the shares allotted to vendors and the signatories of the company's memorandum. मतलब अब ये वो कैपिटल है। सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है? ये उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। मतलब वो 1 करोड़ शेयर 10 रुपए के बेच सकती है, यानी मैक्सिमम जो उसकी कैपिटल होगी, ऑथराइज्ड कैपिटल होगी 10 करोड़। अब उसमें जैसे मैंने बताया जितनी इसकी ज़रूरत होगी उतना वो अलग अलग फेजेस में इशू करती रह सकती है।
अब सपोज कंपनी ने इनिशियली 2 करोड़ की कैपिटल इशू की, तो अब क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ 2 करोड़ की ही कैपिटल इशू की है, तो उसको कह देते हैं इशूड कैपिटल, विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, नाउ इंक्लूडिंग द शेयर्स अलॉटेड टू वेंडर्स। तो कई बार हम शेयर्स जो हैं वेंडर्स को भी इशू करते हैं, कंपनी के सिग्नेटरीज को इशू करते हैं, मेंबर्स को इशू करते हैं, तो वो सारे शेयर्स को मिला के जो जो हमने इशू किए हैं उन सबको कहते हैं इशूड कैपिटल। The authorized capital which is not offered for public subscription is known as unissued capital। तो जो जैसे 10 करोड़ टोटल कैपिटल उसमें से 2 करोड़ इशू था, तो 8 करोड़ जो है वो अभी अनइशूड कैपिटल है, ठीक है, उसको अनइशूड कैपिटल भी कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और जब इसको ज़रूरत होगी तो इसमें से और कैपिटल इशू कर सकती है। अनइशूड कैपिटल में बी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ लेटर डेट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी इशूड, इशूड कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक। फिर बारी आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अब सब्सक्राइब्ड का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल में पब्लिक ने ले ली है। जैसे सपोज पिछले एग्जांपल में हमने 2 करोड़ की सब्सक्रिप्शन भेजी थी, हमारे 100% सब्सक्रिप्शन नहीं, उसमें से सपोज 1.9 सीआर के ही शेयर्स बिके, बाकी शेयर्स नहीं बिक पाए, तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल मानी जाएगी वो 1.9 सीआर मानी जाएगी। 2 करोड़ वुड बी द इशूड कैपिटल। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो पार्ट है इशूड कैपिटल का विच हैज एक्चुअली बीन सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। Now, when the shares offered for public subscription are subscribed fully by the public, the issued capital and the subscribed capital would be the same। अब जैसे इस एग्जांपल में अगर हमने 2 करोड़ शेयर इशू किए होते और 2 के 2 करोड़ पब्लिक ले लेती, तो ये हमारी इशूड भी सेम रहती और सब्सक्राइब भी सेम रहती, क्योंकि जितना हमने इशू किया उतना ही सब्सक्राइब हो गया। It may be noted that ultimately the subscribed capital may be equal to और लेस देन इशूड कैपिटल। तो नेचुरल सी बात है, अब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो या तो 2 करोड़ होगी या इससे कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इशू ही उतने किए हैं, तो उससे ज़्यादा तो सब्सक्राइब हो ही नहीं सकते। इन केस द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड इज लेस देन व्हाट इज ऑफर्ड, द कंपनी अलॉट्स ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच सब्सक्रिप्शन हैज़ बिन रिसीव्ड। तो जैसे इस पिछली एग्जाम्पल में हमने बात करी थी, हमने इशू 2 करोड़ के किए थे लेकिन 1.9 करोड़ ही सब्सक्राइब हुए। तो जब अंडर, इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, तो जब अंडर सब्सक्रिप्शन होती है तो हम उतने ही शेयर्स इशू कर सकते हैं जितने हमने ऑफर किए थे या जितने हमारे सब्सक्राइब हुए हैं। इन केस इट इज़ हायर देन व्हाट इज़ ऑफर्ड, द अलॉटमेंट विल बी इक्वल टू द ऑफर। अब ये भी हो सकता है कि हमने 2 करोड़ के शेयर ऑफर करे, ठीक है, लेकिन हमारे पास 2.5 करोड़ शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई, तो जो कंपनी इशू करेगी वो मैक्सिमम इतना ही इशू कर सकती है, क्योंकि उस इशू में उसने 2 करोड़ ही ऑफर करने थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो हम सिर्फ उतना ही इशू कर सकते हैं जितने की एक्चुअल सब्सक्रिप्शन है, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो हम उतना ही इशू कर सकते हैं जितना हम मैक्सिमम इशू कर सकते हैं इस इशू के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज़ एक्चुअली बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अब अगले कैपिटल की तरफ चलते हैं, विच इज़ कॉल्ड अप कैपिटल। Now it is that portion of the subscribed capital which has been called up on the shares, that is the company has asked the shareholders to pay। मतलब जैसे हम एग्जांपल में बात कर रहे थे, सपोज 10 रुपये का शेयर है, हमने शेयर्स तो इशू कर दिए लेकिन 10 रुपये में से हमने अभी तक सिर्फ 2 रुपये की ही कैपिटल मांगी है। तो ये जो 2 रुपये हैं दैट वुड बी आर कॉल्ड अप कैपिटल। आर सब्सक्राइब्ड कैपिटल वुड बी बेस्ड ऑन 10 रुपी फेस वैल्यू, बट कॉल्ड अप वैल्यू would be calculated on the basis of this 2 rupees। अब जैसे हमने पिछले एग्जांपल में बात करी थी कि 2 करोड़ शेयर्स हमने ऑफर करे, मतलब 20 करोड़ की कैपिटल हमने इशू करी है और सब्सक्राइब भी हो गई है, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ 2 रुपीज़ पर शेयर मांगे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ चुका है? 4 CR। तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल होगी 4 CR एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल वुड बी 20 CR। ठीक है, the company may decide to call the entire amount or part of the face value of the shares। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसने इशू तो कर दिए हैं, अब वो चाहे तो पार्टली मांगे, 2 रुपये मांगे, 3 मांगे, 4 मांगे, या सारा 10 का 10 मांग ले एक ही बार में। इट इज़ अप टू द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फेस वैल्यू ऑफ a share allotted is ₹10 and the company has called up only ₹7 per share, in that scenario the called up capital is 7 per share and remaining ₹3 may be collected from its shareholders
एज एंड व्हेन नीडेड। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये भी क्लियर हो गया। तो कॉल्ड अप कैपिटल वो अमाउंट है जितनी हमने एक्चुअल में पब्लिक से डिमांड करी है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पेड अप कैपिटल के ऊपर। इट इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो कॉल्ड अप कैपिटल वो थी जो हमने एक्चुअल में डिमांड करी थी कि हमने कितने पैसे मांगे हैं। अब उसमें से कितने एक्चुअल में शेयर होल्डर्स ने हमें दिए हैं, वो होती है पेड अप कैपिटल। When the shareholders have paid all the called amount, the called up capital is the same to the paid up capital. If any of the shareholders has not paid amount on calls, such an amount may be called as calls in arrears. तो जैसे सपोज हमने 2 रुपये पर शेयर कॉल करे थे, उसमें से सपोज हमारे पास 1000 शेयर होल्डर्स हैं, 990 शेयर होल्डर्स ने वो पैसे दे दिए हैं, 10 शेयर होल्डर्स बचे हैं जिन्होंने अभी वो पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी अमाउंट इन 10 शेयर होल्डर्स की रिफ्लेक्ट होगी उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स, की अभी तक आए नहीं हैं। तो पेड अप कैपिटल क्या होगी, जितनी हमने कॉल करी है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। तो जब ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास पेड अप कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू द कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। तो अब आपको क्लियर हो गया, पेड अप कैपिटल वो कैपिटल है जो एक्चुअल में हमें रिसीव हुई है, हमने कॉल करी थी, उसमें से कुछ पोर्शन अगर नहीं मिला है उसको माइनस करके जितना मिला है वो आ जाता है पेड अप कैपिटल में। अब लास्ट कैटेगरी आ जाती है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि वो कैपिटल जो हमने रिजर्व कर ली है फ्यूचर के लिए। सो अ कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल मतलब जो अभी तक हमने पर शेयर पैसे नहीं मांगे उसको हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। तो उसमें से अगर रिजर्व कर लेती है कुछ कंपनी, टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होगी जो सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे यूज होगी। ठीक है, सच अनकॉल्ड अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो ये इतना पोर्शन हम सिर्फ इसलिए रिजर्व कर लेते हैं कि अगर कल को कंपनी वाउंड अप हो जाती है और अगर कुछ पैसे शॉर्ट पड़ते हैं, इतनी कैपिटल हमारे पास हमेशा होनी चाहिए जो हम अपने मेंबर से डिमांड कर सकें। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये शेयर कैपिटल और उनके अलग अलग कैटेगरीज के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट कॉलम में डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और कैटेगरी की, विच इज़ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस अ प्रेफरेंस शेयर एज वन विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में पहले आपको समझा देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको 2 चीज़ों में प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, कौन सी 2 चीज़ों में? पहले प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास हैं, जिनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं, उनको मिलता है एज अगेंस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स। और दूसरी प्रेफरेंस इनको मिलती है विद रिस्पेक्ट टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब जब भी कंपनी वाउंड अप होगी और अगर कुछ पैसा वापस शेयर होल्डर को मिलेगा सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद, तो सबसे पहला राइट आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो इसीलिए इनका नाम है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होगा इनको प्रेफरेंस मिलेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 केसेस में प्रेफरेंस मिलती है। पहला, डिविडेंड सबसे पहले इनको मिलेगा एज कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर होल्डर। और सबसे पहला रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब जब कंपनी बंद होती है या वाउंड अप होती है तो सबसे पहले जो पैसा वापस मिलेगा वो भी इन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलेगा। उसके बाद एंड में मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं। तो पहला, दैट इट कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड टू बी पेड आइदर एज अ फिक्स्ड अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स or an amount calculated by a fixed rate of the nominal value of each share before any dividend is paid to the equity shareholders. ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर एनी शेयर इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट्स द राइट टू गेट द डिविडेंड। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सिंपल है। सबसे पहले जो डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, वो फिक्स्ड अमाउंट हो सकती है पर शेयर या एक फिक्स्ड रेट हो सकता है पर शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलेगा। सेकेंड पॉइंट कहता है इज प्रेफरेंस मिलती है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इट कैरीज और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वाइंडिंग अप में भी सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को कैपिटल मिलती है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है।
However, notwithstanding the above two conditions, a holder of the preference share may have a right to participate fully or to a limited extent in the surpluses of the company as specified in the memorandum or as articles of the company. तो अब आगे ये प्रेफरेंस शेयर के भी मल्टीपल टाइप हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जो शेयर्स हैं उनके पास राइट हो फुल्ली पार्टिसिपेट करने के इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी, या फिर हो सकता है लिमिटेड राइट्स हों। सिमिलरली द प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है उनको वोटिंग राइट हो सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में आके अपना डिसीजन दे सकते हैं अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, मतलब उनको सिर्फ पैसे मिलने हैं, जो दो प्रेफरेंसेस हैं वो मिलनी है, वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में नहीं आते हैं। सिमिलरली दीज शेयर्स कैन बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ये जो डिविडेंड हमने अभी बात करी कि इनको कुछ डिविडेंड मिल सकता है, फिक्स्ड रेट पे भी मिल सकता है, फिक्स्ड अमाउंट भी मिल सकता है। सपोज किसी ईयर में इनको डिविडेंड कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है या कम है और वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। नेक्स्ट ईयर जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो अगर तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यूमुलेटिव हैं तो उनका पिछले साल का डिविडेंड भी अक्यूमुलेट होगा। तो जब भी पेमेंट होगी तो वो सारी इकट्ठी होगी, या मतलब पिछला पेमेंट भी होगी बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब ये हो जाता है कि अगर एक साल का डिविडेंड मिस हो गया बिकॉज ऑफ द लो प्रॉफिट्स तो वो डिविडेंड मिस हो गया। अब जब हर साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है बस। अगर किसी साल नहीं दिया गया तो वो ख़त्म हो गया, उसको कह देते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। एंड रिडीमेबल और इररिडीमेबल, तो एक ये लास्ट क्लॉज आ जाती है कि रिडीमेबल भी हो सकते हैं और इररिडीमेबल भी हो सकते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि जब इनकी टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तब इनको रिडीम किया जा सकता है। रिडीम करने का मतलब है कि इनकी पेमेंट वापस मिल जाएगी। और इररिडीमेबल का मतलब है कि ये हमेशा लाइफ लॉन्ग कंपनी के साथ बने रहेंगे और उनको उनका डिविडेंड मिलता रहेगा। दीज आर इररिडीमेबल, मतलब ये आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, वापस आपको पैसा नहीं मिल सकता इनके बदले में, ये पेमेंट आपको वापस नहीं जाएगी, सिर्फ आपको डिविडेंड मिलेगा हर साल। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स की क्लैरिटी हो गई। अब बारी आती है इक्विटी शेयर्स की। तो जो इक्विटी शेयर्स मतलब जो एक्चुअल ओनर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इनको नेचुरल सी बात है सबसे एंड में पेमेंट मिलती है किसी भी तरह की। सो एन इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज़ नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, ये सेक्शन 43 डिफाइन करती है। In other words, shares which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital are termed as equity or ordinary shares. ठीक है, तो इनको इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर्स भी कह देते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर entitled टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फाइंग द डिविडेंड राइट्स ऑफ द, तो ये सारे पॉइंट हमने बात कर ही ली है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो अभी हमने जो बात करी कि शेयर्स इशू होते कैसे, अब इसके प्रोसेस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस का पार्ट होता है वो होता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जो भी कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है सबसे पहले प्रोस्पेक्टस लेके आती है, जनरल पब्लिक को ऑफर करती है। इस प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि कंपनी के बारे में, कि कंपनी क्या है, वो क्या करती है। इस इशू से, ये जो प्रोस्पेक्टस लेके आए हैं जिसके लिए पैसे रेस करने के लिए, इस पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। ठीक है, कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स क्या हैं, लॉसेस क्या हैं, कंपनी के एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट्स क्या हैं पिछले कुछ सालों की, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस प्रोस्पेक्टस में और जनरल पब्लिक से पैसे मांगे जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो पब्लिक उसको देख के जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एज अ कंपनी आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हैपन। तो आपके पास जो एप्लीकेशंस आई बेस्ड ऑन दैट आप शेयर्स को अलॉट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकते हैं जितने की सब्सक्रिप्शन मांगी गई है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम उतने ही शेयर्स अलॉट करेंगे जितने हमें अलॉट करने थे। तो उसके कई सिस्टम हो सकते हैं, जैसे हम कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम प्रो राटा बेस पे शेयर्स अलाउ कर सकते हैं। प्रो राटा का मतलब ये होता है कि हमने हमारे जितने शेयर्स थे वो हमने प्रोपोर्शनेटली लोगों को बांट दिए। जैसे सपोज हमने टोटल शेयर्स इशू करने थे, सपोज 1000 शेयर्स में से हमारे पास एप्लीकेशन आ गई
एग्जाम्पल के लिए 5000 शेयर्स की। तो 5000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, तो इसका मतलब अगर हमने 1000 इशू करने हैं तो हम हर एप्लीकेंट को 1/5 शेयर इशू कर देंगे जितने उसने डिमांड करे हैं। तो उससे क्या होगा, जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं उसका बटा 5 कर देंगे, यानी 1000 शेयर्स हम एक्चुअल में अलॉट कर पाएंगे। बाकी पैसा जो है हम उनका वापस कर देंगे। देन कम्स फर्स्ट कॉल फॉर मनी। तो जैसे मैंने बताया, इनिशियली उन्होंने जितने भी पैसे मांगे होंगे एप्लीकेशन के लिए, जैसे हमने एग्जांपल ही 10 रुपये में से सपोज 2 रुपये ही उन्होंने अलॉटमेंट में मांगे, तो 2 रुपये यहाँ पे मिल गए, एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपये मिल गए। फिर जब अलॉटमेंट हुई तो वो अलॉटमेंट पे भी पैसे मांगती है कंपनी, तो फिर अलॉटमेंट पे आ गए। उसके बाद फ्यूचर में जब भी उनको पैसों की ज़रूरत होगी तो वो उसको कहते हैं कॉल फॉर मनी। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल फॉर मनी आएगी, इसमें कुछ पैसे वो मांगेंगे, देन सेकेंड कॉल, देन थर्ड कॉल एंड सो ऑन, जब तक कि वो उनकी जो फेस वैल्यू है पूरी नहीं हो जाती। और जब वो लास्ट मांगेंगे उसको कहते हैं फाइनल कॉल फॉर मनी, कि अब हमारी आपकी पूरी कैपिटल, जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल, वो कंप्लीट हो गई है उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर। ठीक है, तो आई होप अब आपको प्रोसेस भी क्लियर हो गई है कि शेयर्स इशू होते कैसे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एंड में हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो इट इज़ नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। जैसे अभी हमने बात करी कि जब कंपनी को अंडर सब्सक्रिप्शन होती है तो वो उतने ही शेयर इशू करेगी जितने की उनको सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। बट इन एनी केस दैट अंडर सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी लेस देन 90%। अगर 90% से नीचे चली जाती है, उसका एग्जांपल है कि जैसे सपोज हमने 1000 शेयर्स इशू करने थे और हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है 900 से अबव। तो अगर 900 से अबव आती है मतलब 90% से अबव हो गई है हमारी सब्सक्रिप्शन, तो हम शेयर इशू कर सकते हैं 900 जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन 900 से नीचे की आती है एप्लीकेशंस, तो उस केस में हमारा ये पूरा का पूरा इशू ही कैंसिल हो जाता है। If this condition is not satisfied, the company shall forthwith refund the entire subscription amount received। और वो सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। और अगर 8 दिन से ज़्यादा टाइम लेती है कंपनी वापस करने में, तो उस पर 15% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो है, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट पार एंड एट प्रीमियम। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो जनरली हम जब शेयर्स इशू करते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर हमने एक्चुअल में 10 रुपये के हिसाब से ही सेल किया, बट उसको कहते हैं शेयर्स इशूड एट पार। मतलब फेस वैल्यू भी 10 रुपीज़ की है और हमने उसको सेल भी 10 रुपीज़ में किया है। बट रियल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, कंपनीज कई बार प्रीमियम चार्ज करती है। अगर कंपनी को लगता है कि उसका बिजनेस अच्छा है और बहुत सारे लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा डिमांड कर सकती है। तो फेस वैल्यू तो उसकी 10 रुपीज़ ही रहेगी, बट एक्चुअल में जो कंपनी डिमांड करती है, सपोज वो 15 रुपीज़ डिमांड कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने 5 रुपीज़ पर शेयर एक्स्ट्रा पैसा मांगा है शेयर्स अलॉट करने के लिए। तो इस तरह के इश्यूज़ को हम कहते हैं इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो जब हम कंपनीज के अकाउंट्स पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, तो अब आपको ये ध्यान रखना है, प्रीमियम पे भी इश्यूज़ आ सकते हैं, पार पे भी आ सकते हैं, बट डिस्काउंट पे नहीं आ सकता। इशूइंग ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सारी थ्योरी डिस्कस करी, हमने बात करी कि कंपनी क्या होती है, फिर हमने कंपनी के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशंस करी, फिर हमने कवर किया कि कितने टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, फिर हमने शेयर कैपिटल के बारे में बात करी और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल डिस्कस करी, फिर हमने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जाना, और एंड में हमने प्रोसेस डिस्कस करी कि इशू ऑफ शेयर्स की प्रोसेस क्या होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले वीडियो में अब हम आगे बात करेंगे।